कहानी की शुरुआत शंघाई के भीड़-भाड़ वाले खूबसूरत और धूप वाले शहर से होती है। वहां हम एक माँ को अपने बेटे चैन चिंग की देखभाल करते हुए देखते हैं, जो उसे बता रही है कि वो कितना किस्मत वाला है कि बस पूरा दिन खाता और सोता रहता है। वो आगे कहती है कि जब तक उसका बेटा स्वस्थ हेल्दी बड़ा होता है, उसकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट असल में इस बच्चे में पुनर्जन्म रीइंकार्नेट ले चुका है और वो ब्रेस्टफीड होने से एनर्जी पॉइंट्स भी कमा रहा है। फिर वो एक नीली स्क्रीन ब्लू स्क्रीन देखकर हाइप्ड हो जाता है और पता चलता है कि इन सब के ऊपर उसके पास एक चीट स्किल भी है। उसी पल उसके माता पिता कहते हैं कि वो एक महान जीन फ्यूजर या साइबॉर्ग बनेगा। 3 महीने की उम्र में हमारे एमसी ने अपने पैरों को 10,000 बार लात मारकर अपना पहला टास्क पूरा कर लिया है, जिससे उसे एक इनाम मिला है। फिर भी वो सोचता है कि ये जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स आखिर हैं क्या, कल्पना करते हुए कि क्या वो सुपर हीरोज जैसा कुछ है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए जब हमारा लड़का 4 महीने का होता है, उसका घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा होता है। अपने माता पिता को अपनी काबिलियत यानी एबिलिटीज से डराने से बचने के लिए हमारा युवा हीरो सिर्फ रात में ट्रेनिंग करता है और उसने रेंगना भी सीख लिया है। 5 महीने की उम्र तक वो पहले ही चल सकता है और सिस्टम उसे लगातार और ज्यादा पॉइंट से इनाम देता रहता है। 6 महीने के निशान तक पहुंचते पहुंचते वो आखिरकार एक सामान्य बच्चे की तरह अपने माता पिता के सामने बैठ और रेंग सकता है। पहली बार टीवी देखते हुए उसे एहसास हुआ कि जिस पृथ्वी पर उसका पुनर्जन्म हुआ था, वो उसकी अपनी पृथ्वी से अलग थी। इस नई पृथ्वी पर म्यूटेशंस हो चुके थे और अनजान प्राणी यानी अननोन क्रीचर्स प्रकट हो गए थे, जिन्हें अबेरेंट बीस्ट्स कहा जाता है। इन प्राणियों से लड़ने के लिए मानवता ने 2 रास्ते अपनाए, एक टेक्नोलॉजी का और दूसरा जीन मॉडिफिकेशन का। हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास एक चीट सिस्टम है, इसलिए उसे इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने और लेवल अप करने की जरूरत है। तभी हमारा लड़का दरवाजे की तरफ देखता है, क्योंकि कोई उसके परिवार से मिलने आया है। दरवाजे पर सुमांग नाम की एक पड़ोसन अपना परिचय देती है और ऐसा लगता है कि वो एक तोहफा यानी गिफ्ट लाई है। ठीक उसके बाद वो अपने पति और अपनी बेटी का परिचय कराती है, जो बगल वाले अपार्टमेंट में नए निवासी हैं। हमारा लड़का मनी मन सोचता है कि ये इस नई दुनिया में उसकी पहली दोस्त है और उनकी किस्मतें आपस में जुड़ी होंगी, इंटरट्वाइंड होंगी। 7 महीने की उम्र में ये छोटा लड़का पहले ही दौड़ सकता है, जिससे उसे और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। दौड़ने के अलावा वो कूद भी सकता है और सिस्टम उस पर पॉइंट्स की बौछार करता रहता है। अपनी काबिलियत के दम पर 7 महीने तक उसने दौड़ने, कूदने और यहां तक कि बात करने जैसी स्किल्स में महारत हासिल कर ली है। 8 महीने की उम्र तक पहुंचकर एमसी अपने पल्ले में ही सिटअप्स और पुशअप्स कर सकता है। बच्चा सिर्फ चुपके से यानी इन सीक्रेट ट्रेन करता है, लेकिन एक दिन उसकी मां ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो शॉक्ड थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी जो वो देख रही हैं। सोच रही थी कि आखिर उसका बेटा सिटअप्स क्यों कर रहा है। लेकिन हमारे हीरो ने जल्दी से इसे टाल दिया, जिससे उसकी मां को लगा कि ये बस ज्यादा काम करने की वजह से हुआ एक भ्रम है यानी हेल्यूसिनेशन। कुछ दिनों बाद उसकी मां ने अपने पति को पैनिक में फोन किया, क्योंकि उसने देखा कि उसके 8 महीने के बेटे के 6 पैक आ गए हैं। प्रोटैगनिस्ट के पिता फिर सोचने लगे और याद किया कि 6 पैक के अलावा वो बहुत ज्यादा खाता भी है। इसके साथ उस आदमी को एक शानदार विचार आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उनका बेटा एक दुर्लभ प्रतिभाशाली यानी एक रेयर प्रोडिजी हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट के पिता कहते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल यानी ब्राइट फ्यूचर होगा और हमारा लड़का राहत की सांस लेता है कि उसका राज नहीं खुला है। जब वो टीवी देख रहे होते हैं तो वो एक न्यू स्टोरी देखते हैं, जिसमें एक यंग प्रोडिजी जो सिर्फ 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा सकता है। ये सुनकर उसकी मां गर्व से कहती है कि उसका बेटा फ्यूचर में किसी भी एलीट फैमिली के प्रोडिजी से नहीं हारेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसकी मॉम उसे अच्छे से जानती है, लेकिन वो सोचता है कि क्या वो सच में 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा पाएगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2 साल की उम्र तक। हमारा एमसी अब 20 किलो का बॉक्स एक हाथ से उठा सकता है। अचानक उसकी मॉम उसे अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए बुलाती है और वो ऑलमोस्ट बॉक्स अपने सर पर गिरा देता है। फिर वो स्टोरेज रूम से थका हुआ बाहर निकलता है। ट्रेनिंग सेशन छोड़ने के बाद वो दरवाजे की तरफ चलता है उसे खोलने के लिए। दरवाजा खोलने पर हमारा यंग हीरो जो देखता है उससे थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। वहां शेनकिंग पाई हाथों में खड़ी थी और भले ही वो सेम एज की है, वो अभी भी बेबी की तरह बात करती है। उनके मेंटल एज गैप के कारण वो ज्यादा नहीं खेलते, इसलिए वो मोस्टली उसकी ट्रेनिंग के लिए एक ह्यूमन वेट वेस्ट का काम करती है। लेकिन छोटा बच्चा रियलाइज करता है कि अपने फ्रेंड को ट्रेनिंग के लिए वेट के रूप में इस्तेमाल करने में एक छोटा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी वो उसकी पीठ पर पेशाब कर देती है जब वो वर्कआउट कर रहा होता है। 3 साल की उम्र में हमारा लड़का बहुत स्ट्रॉन्गर है और एक हाथ से 40 किलो उठा सकता है।
अब 4 साल की उम्र में वो टीवी पर एक प्रोडिजी को 30 किलो उठाते हुए देखता है और सोचता है कि वो ऑलरेडी उस लड़के से स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रांग होने के बावजूद उसका बायोलॉजिकल लेवल अभी भी रैंक 1 पर ही है और वो सोचता है कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा यंग हीरो पहली बार घर से बाहर निकलता है और दुनिया देखता है। पहली जगह जहां वो जाने का फैसला करता है वो है लाइब्रेरी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं करने देते। वहां पहुंचकर वो सबसे आगे दौड़ता है, जबकि उसकी फ्रेंड उसे रुकने के लिए बुलाती है। उसकी मॉम पूछती है कि वो इतनी मुश्किल किताबें क्यों पसंद करता है, लेकिन हमारा यंग हीरो बस पढ़ता रहता है। किताबें पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि दुनिया कॉमन से मिथिकल तक 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में डिवाइडेड है। उसे यह भी पता चलता है कि हर लेवल के 9 रैंक्स हैं और वो इस डेंजरस दुनिया में खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। जैसे ही वो पढ़ता है, सिस्टम उसे 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए एक नई एबिलिटी से रिवॉर्ड करता है। सिस्टम से एक नए मिशन के साथ हमारा एमसी अगले कुछ दिनों तक नॉनस्टॉप ट्रेन और रीड करता रहता है। 4 साल की उम्र में वो फाइनली अपनी फ्रेंड के साथ किंडरगार्टन अटेंड करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है, 80 केजी उठाने और इनक्रेडिबल स्पीड से दौड़ने में केपेबल हो जाता है। लेकिन जैसा कि वो कहते हैं, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसकी फ्रेंड को बुली किया जा रहा है, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट रूम के बीच में कूद जाता है। अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ वो जल्दी से एक्ट करता है, अपनी एनर्जी सबको महसूस कराने के लिए रिलीज करता है। फिर वो धमकी देता है कि जो भी उसकी फ्रेंड को फिर से परेशान करने की हिम्मत करेगा वो उसके बेड में पेशाब कर देगा, जिससे सब डर जाते हैं। उसकी धमकी के बाद सारे बुलीज डर के मारे रोने लगते हैं, जबकि उसकी फ्रेंड उसे एडमिरेशन से देखती है। इसके साथ ही सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसकी डोमिनेंट प्रेजेंस के कारण वो किंडरगार्टन किंग बन गया है। एमसी सरप्राइज है कि उसने एक नया मिशन एक्टिवेट कर लिया है और पता चलता है कि वो एक ही समय में कई मिशन कर सकता है। हाफ साल बाद वो रीडिंग मिशन कंप्लीट करता है और उसकी लर्निंग एबिलिटी पीक ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाती है। टाइम फ्लाई करता है और 7 साल की उम्र में हमारा बेटा और उसकी क्लास फाइनली किंडरगार्टन से ग्रेजुएट करते हैं। एलिमेंट्री स्कूल से पहले के ब्रेक के दौरान वो ट्रेनिंग और इम्प्रूव करता रहा, यहां तक कि वो 200 किलो उठा सकता था। उसकी जंप भी बहुत इंप्रूव हुई और इस बार वो 2 मीटर मार्क ब्रेक करने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसकी स्पीड बढ़ी और उसने फाइनली 100 मीटर डैश 8 सेकंड्स में दौड़ी। अपनी सुपर इंटेलिजेंस के साथ उसने पूरा एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम कंप्लीट कर लिया और अपने नेक्स्ट टाइटल को अनलॉक करने का इंतजार कर रहा था। फाइनली उसकी एलिमेंट्री स्कूल लाइफ शुरू हुई और उसे पता था कि कॉम्पिटिशन्स पीस ऑफ केक होंगे, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था उसने नेशनल एकेडमिक कॉम्पिटिशन जीती, जिससे उसके परिवार को बहुत गर्व हुआ। स्कूल में अपने फ्री टाइम के दौरान हमारे यंग हीरो ने अपनी फ्रेंड सेंशिन क्वान को ट्यूटर करने का मौका लिया। वो बहुत गिफ्टेड नहीं थी, लेकिन उसकी हेल्प से वो ठीक उसके पीछे क्लास की सेकंड बेस्ट स्टूडेंट बन गई। टाइटल को फास्टर अनलॉक करने के लिए उसने सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया और हर सिंगल रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन जब उसे लगा कि उसकी स्कूल लाइफ पीसफुल होगी, तभी उसकी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया। टीचर ने फिर नए स्टूडेंट बाओशू का इंट्रोडक्शन दिया और हमारे एमसी को उससे एक फेंट ऑरा महसूस हुआ जो बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लग रहा था। नई व्हाइट हेड स्टूडेंट क्लासरूम की आयल से नीचे चलती है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। प्रोटैगनिस्ट की फ्रेंड नई लड़की के बालों पर कमेंट करती है, लेकिन हमारा बेटा किसी और बारे में सोचने में बिजी था। तभी व्हाइट हेड लड़की अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो उसकी ऑरा के बारे में वरिड था, जो ह्यूमन जैसा नहीं लग रहा था, और सोचता था कि क्या वो एक जीन फ्यूजर थी। अगले दिनों में नई लड़की ने किसी से बात नहीं की और पूरे टाइम अपने डेस्क पर सोती रही। पहले तो सबको उसके बारे में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने उसे ध्यान देना बंद कर दिया। 1 महीने बाद पीस टूट गई जब लड़की को पसीना आने लगा। इस सब्सटेंस से उसके आसपास के सबको बहुत स्ट्रांग और अनप्लेजेंट स्मेल आई। इसके कारण दूसरे स्टूडेंट स्मेल के बारे में कंप्लेन करने लगे। गीली डेस्क पर हाथ रखे लड़की बीयू ने अपनी मुट्ठियां जोर से बंद की, अपना गुस्सा दिखाते हुए। भले वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सबके सामने बेइज्जत होने के बाद वो आंसुओं को रोक नहीं पाती। लड़की फिर अपने डेस्क पर आंसू बहाती है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स कुछ किए बिना बस देखते रहते हैं। उसकी फ्रेंड शेन क्यू ने पूछा कि क्या वो बेचारी बाइशू की हेल्प कर सकते हैं, जो बुलीज के हाथों परेशान थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट अग्री करता है और हेल्प करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो डेंजरस नहीं थी, बस एक लड़की थी जिसे बुली किया जा रहा था। 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना हमारा बेटा बुली को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ लेता है, उसे पूरी तरह शॉक्ड छोड़ देता है। अपने चेहरे पर एक डरावनी स्माइल के साथ हमारा एमसी उस पंख को ऑर्डर देता है कि वो बाइशू की डेस्क को तुरंत साफ करे। बच्चा डर जाता है और तुरंत उस गड़बड़ को साफ करने के लिए अग्री करता है जो उसने किया था। हमारे हीरो की रेपुटेशन जानते हुए बुली बिना किसी कंप्लेंट के डेस्क साफ करता है। उसके बाद वो बाकी सबको
जो नई लड़की को परेशान कर रहे थे उन्हें जाकर उससे माफी मांगने के लिए कहता है। डर के मारे सारे दूसरे स्टूडेंट अग्री करते हैं और माफी मांगने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक एक करके वो सब झुकते हैं और लड़की से माफी मांगते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि उसे फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। व्हाइट हेड लड़की BU फिर उन दोनों को उस मुश्किल पल में हेल्प करने के लिए थैंक यू करती है। उसकी फ्रेंड शेन क्यू कहती है कि ये कुछ नहीं था और उस दिन से वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगी। जब भी उसके पास टेस्टी स्नैक होता वो उसे अपनी नई फ्रेंड के साथ शेयर करती और हमारे MC को भी साथ लाती। लेकिन नई लड़की दोस्ती और उसको ऑफर किए गए स्नैक को एक्सेप्ट करने में थोड़ी हेजिटेंट लगती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो उससे उसकी बैड स्मेल के कारण डिस्गस्टेड नहीं है। लड़की कहती है कि वो हमेशा से एक आउटकास्ट रही है और पहली बार किसी को अपने साथ रखना एक सपने जैसा लगता है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ये सपना नहीं है, जिससे वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हमारे हीरो की फ्रेंड कहती है कि उसे पता है कैसा महसूस होता है और इसीलिए वो उससे किसी भी तरह से डिस्गस्टेड नहीं होगी। हमारे यंग हीरो की फ्रेंड कहती है कि वो हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे। अपने हाथों को नई लड़की की तरफ बढ़ाते हुए तभी वो लड़की प्रोटैगनिस्ट की फ्रेंड को गले लगा लेती है। वो खुशी से रोने लगती है और अपनी नई फ्रेंड को बहुत थैंक यू करती है। आंसू गिरते रहते हैं जब उसे एक इंपॉर्टेंट बात याद आती है जो उसे उन्हें बतानी है। फिर लड़की कहती है कि क्योंकि उन्होंने उसके साथ स्नैक्स शेयर किए वो उन्हें बदले में कुछ देना चाहती है। वो उन्हें बीस्ट फैंक्स का एक पेयर ऑफर करती है जो उसे उसके बर्थडे पर मिले थे और उम्मीद करती है कि उन्हें गिफ्ट पसंद आएगा। फैंक्स वाला नेकलेस उस नई दोस्ती के प्रतीक के रूप में दिया जाता है जो उन्होंने अभी अभी बनाई है। साथ में वो तीनों अपनी नई दोस्ती सेलिब्रेट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा और हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे। लेकिन जब उसे लगा कि उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी तभी एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ने उसे सरप्राइज कर दिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर न्यूज़ कंफर्म करता है कहते हुए कि उसने नई लड़की को ट्रांसफर पेपर्स भरते हुए देखा। प्रिंसिपल के ऑफिस में झांकते हुए हमारे यंग हीरो को लड़की एक साइबॉग मैन के साथ पेपर वर्क हैंडल करते हुए दिखती है। इसके साथ वो अपने शंकाओं को कंफर्म करता है कि बाइशू की आइडेंटिटी इतनी सिंपल नहीं थी। उस दिन से हमारे MC ने उस लड़की को फिर कभी नहीं देखा और वो सिर्फ एक बचपन की याद बनकर रह गई। लेकिन उसके जाने के बाद जो इवेंट्स हुए वही उसने असल में ध्यान खींचा। घर पर हमारा यंग हीरो अपनी मॉम को एक मसाज देता है जो उसकी जॉब की स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उसे थैंक यू करती है। मसाज एक स्किल के कारण। और टीवी पर क्योटो प्रोडिजी के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है। सिर्फ 10 साल की उम्र में टीवी पर दिखाया गया लड़का जीन फ्यूजन से गुजरा और एक हाथ से एक जायंट बोल्डर उठाया। तभी हमारे बेटे के डैड आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट हमेशा टीवी पर आता है। उसके पेरेंट्स बात करते हैं और आदमी एक्सप्लेन करता है कि लड़के के मार्शल आर्ट्स फैमिली के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारा MC सोचता है कि 8 साल की उम्र में वो ऑलरेडी बिना किसी फ्यूजन के 300 किलो उठा सकता है। इससे उसे एक्साइटमेंट होती है, सोचता है कि फ्यूचर में जीन फ्यूजन होने के बाद वो कितना स्ट्रांग बन जाएगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस गायब हो जाती है जब एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट एक पड़ोसी देश में बीस्ट अटैक दिखाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि अटैक जायंट रैट्स ने किया था जिन्होंने सिटी को तबाह कर दिया। केओस के बीच में एक औरत जायंट रैट्स में से एक के द्वारा पकड़ी जाती है और एक ट्रैजिक एंड की तरफ बढ़ती है। क्रीचर फिर अपने मैसिव जॉज को बंद करता है और बेचारी औरत अपने क्रूअल फेट से बच नहीं पाती। न्यूज़ फिर एक पॉलिटिशियन पर कट होती है जो हेल्प के लिए प्लीड करता है और बीस्ट अटैक के लिए एक कल्ट को ब्लेम करता है। हमारा बेटा रिलीव्ड है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री में रहता है जहां वो सेफली बड़ा हो सकता है। लेकिन अचानक उसे एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है और उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं। फिर हवा में एक एक्सप्लोजन की आवाज सबको चौंकाती है और हमारा यंग हीरो हाई अलर्ट पर आ जाता है। एक सेकंड भी सोचे बिना हमारा MC खिड़की की तरफ दौड़ता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ। वहां पहुंचकर वो ध्यान से पर्दा हटाता है बाहर की सिचुएशन को झांकने के लिए। खिड़की से उसे कई साइबॉग्स उड़ते हुए दिखते हैं और सोचता है कि इतने सारे क्यों हैं। अगली सुबह लाइफ नॉर्मल लगती है और हमारा बेटा स्कूल जाता है। जब वो वहां पहुंचता है उसकी फ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है और कंप्लेन करती है कि वो आज क्लास के लिए लेट है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर उससे देखता है और कुछ स्ट्रेंज ग्लो करता हुआ नोटिस करता है। वो पास आता है और देखता है कि बाशू ने उसे जो बीस्ट फैंग दिया था वो ब्राइटली चमक रहा है। इसके साथ उसे फाइनली समझ आता है कि लड़की की स्ट्रेंज ऑरा उस मॉन्स्टर टूथ से आ रही थी। ग्लो जल्दी ही फीका पड़ जाता है लेकिन वो पिछली रात के इवेंट्स के बारे में सोचता रहता है। जब वो सड़क पर चल रहे होते हैं उनके सामने एक मिस्टीरियस और टॉल औरत दिखती है। रेड हेड औरत फिर स्माइल करती है और कमेंट करती है कि वो बहुत क्यूट बच्चे हैं। औरत फिर पूछती है कि क्या वो दोनों सिबलिंग्स हैं या शायद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। उसकी फ्रेंड स्माइल के साथ रिप्लाई करती है कि वो बस अच्छे बचपन के फ्रेंड्स हैं। एक विकेट ग्रीन के साथ औरत कहती है कि उसे उनकी दोस्ती से एनवी होती है। वो पूछती है कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं क्योंकि वो अकेले चल रहे हैं। जैसे ही लड़की जवाब देने वाली थी हमारा MC उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलने से रोकता है। फिर वो उसे खींचता है कहते हुए कि वो स्कूल के लिए लेट है। स्कूल यार्ड में पहुंचकर यंग मैन अपनी फ्रेंड को स्ट्रेंजर से बात ना करने की वार्निंग देता है। टाइम गुजरता है और स्कूल के बाद दोनों बच्चे साथ में घर जाते हैं। उसकी फ्रेंड कंप्लेन करती है कि गली बहुत क्वाइट है और एक क्रीपी वाइब है। हमारा बेटा एक्सप्लेन करता है कि वो एरिया डेमोलेशन के लिए शेड्यूल्ड है इसलिए वहां कोई नहीं है।
अचानक एक फेमिलियर वॉइस उन्हें बुलाती है और वो पहले वाली औरत को देखते हैं। रेड हेड औरत उनका इंतजार कर रही थी और कहती है कि उसने उन्हें ढूंढ लिया है। हमारा एमसी शॉक्ड है क्योंकि उसने शॉर्टकट लिया था और फिर भी वो उन्हें फॉलो करने में कामयाब रही। फिर औरत के पीछे एक मस्कुलर आदमी दिखता है और वो उन्हें अपने घर खाने के लिए इनवाइट करती है। बड़ा आदमी अपना पेशेंस खो देता है और उन दोनों पर लपकता है उन्हें जबरदस्ती पकड़ने के लिए। आदमी कहता है कि उसे उन्हें बेचने की जल्दी है और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी इंटिमिडेटेड नहीं होता और बिना किसी डर के फाइट के लिए तैयार हो जाता है। एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ वो एक पावरफुल पंच सीधा बड़े आदमी पर फेंकता है। पंच ठीक हेंचमैन के फैमिली ज्वेल्स पर लगता है जिससे वो सांस विहीन हो जाता है। इंपैक्ट की फोर्स से आदमी हवा में उड़ जाता है और औरत शॉक्ड रह जाती है। वो विश्वास नहीं कर पाती कि एक स्टूडेंट ने उसके पार्टनर को एक ही ब्लो से गिरा दिया। बिना वक्त गंवाए हमारा बेटा औरत पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस पर अपने चेहरे पर एक पावरफुल स्ट्राइक से अटैक करता है। उन दोनों को गिराने के बाद हमारा यंग हीरो जमीन से एक ईंट उठाता है काम पूरा करने के लिए। वो नोटिस करता है कि आसपास कोई कैमरा नहीं है और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है और उसकी फ्रेंड सोचती है कि क्या हो रहा है। उसी मोमेंट दीवार से एक जायंट क्लॉ बाहर निकलता है। बिल्डिंग्स के बीच से एक जायंट रैट निकलता है और दहाड़ता है। क्रीचर अपने इनॉर्मस जॉ को औरत के पास लाता है उसे काटने के लिए। एक क्विक बाइट के साथ क्रीचर औरत की लाइफ एक सेकंड भी सोचे बिना खत्म कर देता है। उसकी फ्रेंड डर जाती है और पूछती है कि उनके सामने वो जायंट क्रीचर क्या है। एमसी अपनी फ्रेंड को उठाता है और उसे बताता है कि वो एक जायंट डेंजरस रैट है। फिर वो कहता है कि उन्हें सरवाइव करने के लिए जितनी तेज दौड़ सकते हैं दौड़ना होगा। लाल आर्मर में एक ब्लॉन्ड साइबॉग आसमान से नीचे उड़ती हुई दिखती है। साइबॉग फिर उनके सामने पोजीशन लेती है उन्हें जायंट मॉन्स्टर से बचाने के लिए। जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट औरत से स्टंट है, वो क्रीचर के सामने हवा में मंडराती है। बिना वक्त गंवाए हीरोइन अपने हाथ में एक पावरफुल एनर्जी अटैक चार्ज करना शुरू करती है। फिर वो क्रीचर पर निशाना लगाती है और अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। वो ग्रास मैच की सबसे रास्ते पर कई उड़ती हुई हाथ को देखता है और फिर वो क्रीचर पर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स फायर करती है जायंट मॉन्स्टर पर। प्रोजेक्टाइल्स ठीक क्रीचर पर लगते हैं और गली में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। एक स्पिन के साथ वो कई एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स फायर करती है। जायंट मॉन्स्टर अटैक से हेड ऑन हिट होता है, लेकिन घायल होने के बावजूद क्रीचर पीछे नहीं हटता और अपने कई रेज भरी आंखों से साइबॉग को घूरता है। बिना रुके हीरोइन मॉन्स्टर पर एक और ब्लो करती है। कुछ दिन बाद हमारा लड़का न्यूज देखता है और सोचता है कि साइबॉर्ग इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि उसे जीतने में थोड़ा टाइम लगा। वो ये भी सोचता है कि जायंट रैट्स कितने डेंजरस हैं और खुश है कि वो उस दिन वहां से निकलने में कामयाब रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाने का फैसला करता है, स्क्वाट से और पॉइंट्स कमाकर। जिंदगी चलती रहती है और जल्द ही वो अपनी फ्रेंड का 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बर्थडे विशेस बनाने के बाद हमारा यंग हीरो अपनी बचपन की फ्रेंड को एक गिफ्ट देता है। वो हेयर क्लिप से बहुत खुश होती है जो उसने खुद बनाया था और उसे एक ब्राइट स्माइल के साथ थैंक यू कहती है। टाइम गुजरता है और वो मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं और हमारा बेटा नेक्स्ट स्टेप के लिए एक्साइटेड है। तेजी से बेहतर होने के लिए वो नॉनस्टॉप ट्रेन करता है। अपनी पीठ के पीछे एक जायंट बोल्डर के साथ पुशअप्स करता है। उस सारी मेहनत से वो फाइनली 3rd लेवल पर पहुंच जाता है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत इंप्रूव होती हैं। वो टीवी देख रहा है और सोचता है कि क्योटो का प्रोडिजी अब किस लेवल पर है। 14-year-old प्रोडिजी 2000 kg उठाता है, लेकिन हमारा एमसी रियलाइज करता है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्गर है। इससे वो एक्साइटेड हो जाता है, सोचते हुए कि फ्यूचर में जीन फ्यूजन होने के बाद वो कितना स्ट्रांग बन जाएगा।